नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे अवहट भाषा का विकास। इस भाषा के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे अवहट बोली से भाषा में परिवर्तित हुई और इसका विकास काल क्या रहा। देखिए, अवहट भाषा की अगर बात करें तो ये अपभ्रंश का विकृत रूप है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अपभ्रंश भाषा के विकास के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों का भी विकास हो रहा था, क्योंकि अवहट से पहले हमने क्या किया था, अपभ्रंश भाषा के बारे में हम कर चुके हैं। तो ये आप ध्यान में रखें कि अपभ्रंश भाषा का जैसे जैसे विकास हो रहा था वैसे वैसे अनेक क्षेत्रों में अनेक बोलियों का भी विकास हो रहा था और आगे जाकर इन्हीं बोलियों में साहित्य लिखा जाने लगा। और ये साहित्य किस भाषा में लिखा गया? अवहट में लिखा गया। यानी अवहट भाषा बोली से कैसे बदली उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, अपभ्रंश के लोक भाषाई स्वरूप को अवहट कहा गया है। यानी अपभ्रंश का जो लोक भाषा का स्वरूप है, यानी सामान्य लोगों में बोले जाने वाला जो अपभ्रंश का रूप है वो क्या है? अवहट। क्योंकि सामान्य जो लोग बोलते थे वो क्या थी? बोलियां थी। किसकी अलग अलग बोली थी? अपभ्रंश के विकृत रूप था वो। क्योंकि जो साहित्य की भाषा होती है, धीरे धीरे सामान्य वर्ग या आम जो लोग होते हैं वो उसमें अपने शब्दों का समावेश करके उसे थोड़ा आसान बना लेते हैं और फिर वही आसान भाषा धीरे धीरे साहित्य में अपनी जगह बना लेती है और वो बोली से भाषा बन जाती है। यही अवहट के साथ भी हुआ। यानी अपभ्रंश का जो लोक भाषाई स्वरूप है उसको क्या कहा गया? उसको अवहट कहा गया। विद्यापति ने इसे देसिल बना कहा है। विद्यापति जी ये मानते हैं देसिल बना यानी देसी वचन। देसी वचन सब लोगों को मीठा लगता है, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अवहट में लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये देसिल बना है, देसी बोली है, देसी वचन है, इसीलिए वो अवहट में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब लोगों को ये मीठे लगते हैं। 12वीं सदी के बाद के जो रचनाकार हुए हैं उन्होंने काव्य भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया है। वैसे अगर देखें, जो अवहट भाषा का समय काल है ये 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक माना गया है, लेकिन साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी तक भी होता रहा। यानी 14वीं सदी तक भी ये साहित्य की भाषा बनी रही। सबसे पहले ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपनी रचना वर्ण रत्नाकर में इसका प्रयोग किया है। यानी सबसे पहला प्रयोग अवहट शब्द का किसने किया? ज्योतिश्वर ठाकुर ने। और किसमें किया? वर्ण रत्नाकर में किया है। इसके साथ साथ जो विद्यापति की कीर्तिलता है वो भी इसी अवहट भाषा में लिखी गई है, विद्यापति की कीर्तिलता। इसके साथ अगर हम देखें तो प्राकृत पेंगलम में भी अवहट भाषा के बीज हमें मिलते हैं। यानी प्राकृत पेंगलम में भी अवहट भाषा की जो प्रारंभिक अवस्था है वो देखी जा सकती है। इसके साथ साथ जो अधैमाण है उनका संदेश राशक में पुष्पदंत ने इसे अवहंस कहा है और स्वयंभू ने इसे अवहत कहा है। यानी अधैमाण ने संदेश राशक में इसका प्रयोग किया है, लेकिन अधैमाण के साथ साथ अगर हम देखें तो अन्य भी कवि हुए हैं, जैसे दामोदर पंडित है, जो इसका नाम यहाँ पर दिया जा सकता है, दामोदर पंडित। तो एक तो ज्योतिश्वर ठाकुर हो गए, दूसरे अधैमाण हो गए, अधैमाण या अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित हो गए, विद्यापति हो गए। ये अवहट भाषा के प्रमुख साहित्यकार या प्रमुख रचनाकार माने गए हैं। पुष्पदंत ने भी इस भाषा को स्वीकार किया है और इसे अवहंस का नाम दिया है। स्वयंभू भी अवहट को स्वीकार करते हैं और वे इसे अवहत कहते हैं। यानी उन्होंने इस भाषा को क्या कहा है? अवहत कहा है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि भाषा का जो समय काल है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी माना गया है, लेकिन इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी तक भी होता रहा। सबसे पहला प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया, किसमें? वर्ण रत्नाकर में। विद्यापति ने इसे देसिल बना कहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि जो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी है वो क्या कहते हैं? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, ये आप दे सकते हैं इनके बारे में। ये मानते हैं कि अवहट मध्य देश की ही भाषा नहीं बल्कि इसके साथ साथ बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मध्य देश कौन सा है? जो मध्य भारत है। लेकिन वो मानते हैं कि इसके मध्य भारत के साथ साथ या मध्य देश के साथ साथ
बंगाल के प्रदेशों में भी अवध भाषा का प्रयोग किया जाता रहा है। ये कौन मानते हैं? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी मानते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अवध किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई नहीं, बल्कि वो अपना और भी अलग सीमाओं में अपना विस्तार कर रही थी, यानी विकास की ओर अग्रसर भाषा हम इसे कह सकते हैं। अब करते हैं इसकी व्याकरणिक विशेषताएं। देखिए, अवहट जो है वो अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप है, तो उसमें अपभ्रंश और अवहट में अंतर भी आपको पता होना चाहिए। अपभ्रंश में अगर देखें तो विदेशी शब्दों का प्रयोग अधिक हो रहा है अपभ्रंश के मुकाबले अवहट में, यानी अवहट में विदेशी शब्दों का प्रयोग होने लगा था, जैसे दुआ, दुआ, दरिगाह, दरगाह, यानी विदेशी शब्दों का प्रयोग होने लगा था अवध भाषा में अपभ्रंश के मुकाबले ज़्यादा। इसके साथ साथ देखें तो देशी शब्दों की भी अधिकता हमें मिलती है, किसमें? अवहट में, यानी अपभ्रंश में देशी शब्द इतने नहीं है जितने कि अवहट में है। और हिंदी की क्षेत्रीय बोलियों की अधिकता भी किसमें है? अवहट में है। ये भी आप बता सकते हैं। एक तो विदेशी शब्दों के बारे में बता सकते हैं, विदेशी शब्दों की अधिकता है किसमें? अवहट में। दूसरा, देशी शब्दों की भी अधिकता है किसमें? अवहट में। अपभ्रंश के मुकाबले कर रहे हैं, यहाँ ध्यान में रखना कि अपभ्रंश और अवहट की अगर बात करें तो यहाँ पर हम अपभ्रंश के मुकाबले अवहट में विदेशी शब्दों की अधिकता है, देशी शब्दों की भी अधिकता है, और हिंदी की जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उनकी भी यहाँ पर अधिकता है। अवहट में अपभ्रंश से कहीं ज़्यादा बोलियों की अधिकता है इसमें, यानी ज़्यादा बोलियों के शब्दों को शामिल किया गया है। यानी जो अवहट है वो अपभ्रंश की जो परंपरा है, यानी समावेश की जो परंपरा है, बदलाव की जो परंपरा है, उसे लेकर ही आगे बढ़ रही है। अब इसकी व्याकरणिक विशेषताओं के बारे में अगर जानें तो सबसे पहला हम यहाँ पर देखते हैं संज्ञा व कारक व्यवस्था। देखिए, संज्ञा और कारक व्यवस्था की अगर बात करें तो सभी प्रतिपादिक स्वरांत और अकारांत होने लगे, यानी जो लिखा जा रहा था उसमें लगभग या तो स्वर के साथ उसका अंत हो रहा था या वो अकारांत हो रहे थे, यानी यही लेखन तरीका, ये पद्धति अपनाई जा रही थी। विभक्ति प्रयोगों की संख्या बढ़ गई थी, यानी विभक्तियों का प्रभाव यहाँ पर कम हो गया था जो संस्कृत से ली गई थी। स्वतंत्र रूप से प्रसर्गों का प्रयोग यहाँ पर होने लगा था, यानी जो प्रसर्ग थे उनका स्वतंत्र रूप में इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा था। प्रसर्ग क्या होते हैं? जो पूर्ण वाक्य को जोड़ने वाले जो प्रसर्ग होते हैं, जैसे ने, से, के लिए, उनका प्रयोग होने लगा था। इसके साथ साथ ही प्रसर्ग का सबसे अधिक प्रयोग अवध भाषा की एक प्रमुखता मानी जा सकती है। उसके बाद दूसरा अगर देखें, लिंग संरचना। अपभ्रंश की भांति अवध में दो ही लिंग है। कौन सा? एक तो पुल्लिंग और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। संस्कृत में कितने थे? 3 थे। संस्कृत में तीसरा क्या है? नपुंसक लिंग है। लेकिन अवध ने अपभ्रंश की परंपरा को माना और उसी को स्वीकार करके ये भाषा विकास की ओर चली। तो यहाँ पर लिंग की संख्या कितनी है? 2 है, एक तो पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। वर्तमान समय में भी हम इसी तरीके को अपना रहे हैं या इसी संरचना को हम मान रहे हैं। तीसरा यहाँ पर है वचन व्यवस्था। अपभ्रंश में संस्कृत के तीनों वचनों के स्थान पर 2 वचनों का प्रयोग किया गया है, यानी अपभ्रंश में क्या है? परिवर्तन हुआ और वचन कितने रहे? 2। कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो यही एक वचन और बहुवचन की जो परंपरा है अवहट ने भी स्वीकार की। क्यों? क्योंकि ये सरलीकरण की परंपरा है, यानी सरलता की ओर ले जाती है, और वर्तमान समय भी इसी परंपरा को प्रयोग किया जा रहा है वचन व्यवस्था में। तो यहाँ पर क्या है? अपभ्रंश ने जो परंपरा चलाई थी 2 वचन की, वही अवहट में भी शामिल हुई, एक वचन और बहुवचन की। सर्वनाम की अगर बात करें तो सर्वनामों के क्षेत्र में अवहट में कई नए प्रयोग हुए। इसमें 3 सर्वनाम मुख्यतः माने गए: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वही मैं और मेरा, मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हार और तोहार, अन्य पुरुष में वह और उन्हें। ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसी संरचना या इसी व्यवस्था को हम वर्तमान समय में भी मान रहे हैं। इसके पश्चात है क्रिया संरचना। देखिए, क्रिया की संरचना कैसे की गई? यहाँ पर संस्कृत की जो त्रिदंत क्रिया थी उसको छोड़ दिया गया, उसकी बजाय कृदंत क्रिया को स्थान दिया गया विशेष रूप से। और अवध के क्रिया रूप में अगर देखें तो आधुनिक हिंदी की बोलियों के साथ ये काफ़ी मिलते जुलते रूप हैं अवध के क्रिया रूप। अब कृदंत क्रिया क्या होती है? जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बना लिया जाता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं, यानी यहाँ पर
प्रत्यय जोड़ दिया जाता है क्रिया के साथ। जैसे अगर हम इसका उदाहरण देखें, जैसे चल का चलता, भाग का भागता, दौड़ का दौड़ता, यानी ता प्रत्यय इसमें जोड़ दिया गया है। तो ये क्या है, इसमें रूप परिवर्तन हो गया इसका, यानी इसके साथ हम जोड़ सकते हैं चलता, दौड़ता, भागता, यानी हंसता। तो ये क्या है, इसमें प्रत्यय जोड़ने से ये कृदंत क्रिया बन जाती है और ये विकास की ओर अग्रसर होने का एक संकेत है कि जो अवहट भाषा है वो निरंतर आगे बढ़ रही है, अपने में परिवर्तन लेकर वो युग के साथ चलने वाली भाषा थी। इसके साथ साथ अगर बात करें काल रचना की, तो यहाँ पर भी 3 काल माने गए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में जैसे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, जात, करत, मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, उसके बजाय तय रूप को महत्व दिया गया, यानी जात और करत, इसी को महत्व दिया गया। भूतकाल की अगर बात करें, भूतकाल में चला गया या गए, आए, यानी भूतकाल की अगर बात करें, लेकिन यहाँ पर क्या है, लय रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे चलल, गईल, यानी लय रूप का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार भविष्य काल की अगर बात करें, तो खाऊंगा, जाऊंगा की बजाय बै रूप का प्रयोग किया जाता है, यानी खाइब, जाइब। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान तय रूप पर आधारित है, भूतकाल लय रूप पर आधारित है और भविष्य काल बै रूप पर आधारित है अवहट में। देखिए, किसी भी भाषा की अगर व्याकरणिक दृष्टि से हमें उसकी विशेषताएं देखनी है, तो वो संज्ञा, कारक, लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया और काल, इन्हीं पॉइंटों के अंतर्गत आपको ये प्रश्न तैयार करने होंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।